वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार डेली जीके चैलेंज का पार्ट 13 के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। तो बिना देर किए एक पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे तो अपने आंसर को नोट कर लीजिए और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिए और देखिए क्या इन 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्न आप सही कर पाते हैं या नहीं। अगर इन 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्न आप सही करते हैं तो आप इस चैलेंज में पास हो जाएंगे, अदरवाइज आप फेल कहलाएंगे और वही आंसर को काउंट किया जाएगा जो कि आप मेरे आंसर बताने से पहले आंसर करेंगे। और ईमानदारी से अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, ध्यान से आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शंस आपके हैं अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 76। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो जो लगता है आपको सही उसे कर लीजिए नोट और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को कीजिएगा मैच। तो आई थिंक आपके लिए इजी क्वेश्चन रहेगा ये और आप लोग आसानी से आंसर कर लेंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 80। हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्यों में से 280 जो होंगे वो प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाएंगे, जबकि जो 12 सदस्य होंगे वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए उनको राष्ट्रपति उनको मनोनीत कर सकता है एज अ राज्यसभा मेंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो रहेगा वो सही रहेगा और उम्मीद करता हूं आप सभी ने सही आंसर को यहाँ पे नोट किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से और आंसर कीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? शुद्ध चीनी इट मीन्स की टेबल शुगर। ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो कौन सा शुद्ध चीनी में तत्व है जो कि उपस्थित नहीं होता है? तो जो आपको लगता है सही नोट कर लीजिए और मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को कीजिएगा मैच। सही तो सही का निशान, गलत तो गलत का और फाइनली कितने आए आपके सही कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। देखिए शुद्ध चीनी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। अगर इसका फॉर्मूला की बात करते हैं तो C12H22O11 होता है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं आता। इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो जो लगता है आपको सही जल्दी से कर लीजिए नोट, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय मिलता है आंसर करने के लिए। तो आपने पढ़ा है तो आंसर कर पाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आपका यहाँ पे समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वेस्ट बंगाल में है और ये वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। ये जो आपका उद्यान है ये घास के मैदान और जंगलों से युक्त एक मध्यम आकार का राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पक्षियों की 195 प्रजातियां और साथ ही साथ 50 स्तनधारी और 22 सरीसृप और 27 प्रजातियां मछली की पाई जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बीएसएससी और इसे यूपीपीसीएस में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से आंसर कीजिएगा। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का पौधारोपण किसने किया था? ऑप्शन है आपके हैदर अली, मुर्शीद कुली खान, चीन किलीच खान या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको लगता है सही कर लीजिए नोट और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को कीजिएगा मैच। तो इस क्वेश्चन को यूपीएससी प्री में पूछा गया है तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि टीपू सुल्तान ने जेकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण करके श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का पौधारोपण किया था। और अगर बात करें जेकोबिन क्लब की तो इसकी स्थापना जो है 1794 में किया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा और ट्री ऑफ लिबर्टी का पौधारोपण किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी प्री में भी पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए। मई और जून में नॉर्वे के निवासी दिन में कितने घंटे सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है 20 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या 15 घंटे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, कमेंट में फिट कीजिए और मेरे आंसर बताने से पहले अपने आंसर को लिखना है आपको, ठीक है? तो आप लोग लिख लिया होगा। तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 घंटे। नॉर्वे कहाँ पे है? आर्टिक सर्कल के अंतर्गत आता है और यहाँ 40 मिनट की रात साल में मई से जुलाई के बीच होता है, इसलिए नॉर्वे को इंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है।
और मई और जून के बीच नॉर्वे के जो निवासी होते हैं उनको सूर्य की रोशनी जो होती है 20 घंटे प्राप्त होती है। नॉर्वे का जो कैपिटल है वो कहाँ है? ओस्लो है। तो आई थिंक आपका यहाँ पे सही आंसर रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंसर कीजिए ध्यान से। मजमा अल बहरीन की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके औरंगजेब, दारा सिकोह, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। तो जो लगता है आपको सही जल्दी से कर लीजिए नोट, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को कीजिए मैच। तो क्या आप आज चैलेंज को पास करते हैं या नहीं? तो इन क्वेश्चंस को आंसर करके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दारा सिकोह। दारा सिकोह एक संस्कृत और फारसी का विद्वान था और वह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। याद रखिए दारा सिकोह कौन था? शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और उसने मजमा अल बहरीन की रचना की थी जिसमें कि वेदांत का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मजमा अल बहरीन की रचना किसने की, तो दारा सिकोह, और इसके अंतर्गत क्या है? तो इसमें वेदांत का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट कौन सा है? ऑप्शन है फेड कप, BMW टूर्नामेंट, हॉपमैन कप या फिर टी ओपन। कौन सा टूर्नामेंट है जो कि डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए है? तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा, तो आप लोगों ने आंसर कर भी लिया होगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप सब सही आंसर करेंगे। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर वहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, फेड कप। फेड कप जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित महिलाओं का टूर्नामेंट है और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है उसके द्वारा आयोजित पुरुषों का टूर्नामेंट कौन सा है? डेविस कप है और महिलाओं के लिए फेड कप है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर कीजिएगा। सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना की? ऑप्शन है काशी प्रसाद घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी, एल बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में सर्वप्रथम अंग्रेजी में भारतीय रचना किसने की। तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर को नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, काशी प्रसाद घोष। काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में पहली भारतीय कविता लिखी और उसका नाम था द शायर, और अन्य कविताओं को उन्होंने 1830 में प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंसर कीजिए। राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है आपके नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम। तो कौन सा यहाँ पे सही रहेगा? नोट कर लीजिए जल्दी से अपने आंसर को। तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि राजमाला में त्रिपुरा के राजाओं राजवंशों का वर्णन है और ये जो पुस्तक है वो 15वीं शताब्दी में धर्ममाणिक्य के कार्यकाल के दौरान लिखी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो कि आपको फेल और पास में काफी हेल्प करेगा। हेमिस गोम्पा क्षेत्र जो है वह कहां पर है? ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, नागपुर, नागालैंड। तो जो लगता है आपको सही जल्दी से कर लीजिए नोट, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने 5 सही किए हैं तो ये लास्ट क्वेश्चन जो आपको पास करवाएगा, अगर आपने नहीं किया है तो आपको फेल भी करवाएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। देखिए हेमिस गोम्पा लद्दाख के दक्षिण पूर्व में 45 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसे हेमिस मठ भी कहा जाता है और ये बौद्ध का एक मठ है। इसका निर्माण 1630 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया था? अस्टेंगसंग रासपा नवांग ग्यात्सो के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो कि उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। अगर लद्दाख का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 97,776 वर्ग किलोमीटर है और इसके उत्तर में चीन और पूर्व में तिब्बत की सीमाएं लगती है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं यहाँ तो ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे अस्तित्व में आया है। इसका राजधानी है लेह और यहाँ पे जिलों की संख्या है 2। अब बात करते हैं यहाँ पे उपराज्यपाल की। तो पहले उपराज्यपाल जो है कौन है? राधा कृष्ण माथुर, और वर्तमान में भी यही है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर ये जब हटते भी हैं तो कि उपराज्यपाल पहले कौन थे? तो राधा कृष्ण माथुर। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इनका नाम आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। सांसद की बात करें तो जयमांग सेरिंग नामग्याल जो कि भाजपा के हैं वो सांसद हैं, और उच्च न्यायालय जिस आता है यहाँ पे वो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अधीन या लद्दाख आता है। जो न्यायिक प्रक्रिया होगी वह जम्मू कश्मीर
उच्च न्यायालय के अंतर्गत होगी। तो यहाँ पे 10 प्रश्न जो थे कंप्लीट होते हैं और आई विश कि आप लोगों ने 10 में से 6 सही किए होंगे। तो ईमानदारी से आप बताइएगा कि आप इस चैलेंज में पास हुए या फेल, और आपने कितने स्कोर यहाँ से लाए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।